नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। ये बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़ी हुई है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत केस में रिया को तीखे सवालों का सामना करना होगा। हाल में खरीदी गई 2 संपत्ति की जानकारी की मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया से पूछताछ चल रही है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पूछताछ कर रहे हैं। मोहलत नहीं मिलने पर रिया बेशक इस दरमियान नाराज नजर आई। तो 2 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची हैं और यहां पर ईडी के सवालों का जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। बता दें कि जो खबरें हम तक आ रही है उस लिहाज से पूछताछ अभी काफी लंबी चलेगी, जिसमें सुशांत केस के हर राज खुलेंगे ऐसी उम्मीद है। रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जहां ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार के सवालों से रिया का सामना हो रहा है। रिया से सबसे पहले एक शपथ पत्र लिखवाया गया है, जिसमें उसने कोई भी गलत जानकारी नहीं देने का शपथ लिखा है। इसके पहले रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर ईडी के सामने पेशी से छूट मांगी थी, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिया को ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा। इस पूछताछ में रिया को कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सुशांत के बैंक खाते से रिया को लाखों करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है और रिया के सीए को भी समन भेजा गया था। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है, जहां रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची है और उसी दरमियान जो हमारे कैमरा पर्सन ने तस्वीरें खींची वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि आज नजरें टिकी है ईडी दफ्तर पर, क्योंकि उम्मीद है कि जब ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछेंगे तो शायद खुलासा हो सके। अब तक जो पूरा मामला छमकर सामने आया है, 15 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला है और इस दरमियान कई सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जा सकते हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि मुंबई में आखिर कितने फ्लैट्स हैं उनके पास। उनसे पूछा जा सकता है कि ये फ्लैट उन्होंने कहां से खरीदे। साथ ही उनसे पूछा जा सकता है कि जिस दरमियान वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थी, उस वक्त उनका खर्चा कैसे चल रहा था, क्या सुशांत सिंह राजपूत उनका खर्चा चलाते थे। तो रिया से जो संभावित सवाल है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ सवाल ईडी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछ सकते हैं, वो जरा आप देखिए। सवालों पर अगर हम गौर करें तो रिया की व्यावसायिक जानकारी मांगी जा सकती है। रिया की कंपनी का टीआईएन और डीआईएन नंबर मांगा जा सकता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इससे जुड़े सवाल भी हो सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइल करने की जानकारी भी मांगी जा सकती है। तो चलिए, ये तो संभावित सवाल है, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। इसके साथ ही आपको बताएं कि ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती पहुंची, जो सुशांत की बहन, जी हां, जैसे ही रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची तभी सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा वो जरा आप देखिए। श्वेता ने ट्वीट किया, हर हर महादेव। जी हां, ट्विटर पर एक्टिव है श्वेता। सुशांत सिंह राजपूत की बहन है श्वेता और लगातार जब से सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से गुजरे हैं तब से ही वो अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर जाहिर कर रही है। और जैसे ही खबर आई, जैसे ही विजुअल सामने आया कि रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं, तभी उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, हर हर महादेव। चलिए बढ़ते आगे। बताएं आपको कि सुशांत सिंह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के 1 साल के कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को 142 बार कॉल किया है। सुशांत की स्टाफ को 502 बार कॉल किया है। साथ ही अपने भाई से 800 बार फोन पर बात की है। तो ये रिया चक्रवर्ती का कॉल डिटेल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ चला इस दरमियान, किस किस को फोन किया रिया चक्रवर्ती ने, उसकी डिटेल देखिए। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। साथ ही उनके भाई की अगर हम बात करें तो 800 बार अपने भाई से उनकी फोन पर बात हुई। साथ ही रिया ने अपनी मां से 890 बार बात की। सुशांत के सेक्रेटरी से रिया ने 148 बार बात की। रिया के साथ जो आरोपी बनाए गए हैं उनसे भी लंबी लंबी बातें रिया चक्रवर्ती ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां रिया चक्रवर्ती का कॉल डिटेल सामने आ गया है और इसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे। बता दें कि सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में बिहार पुलिस की ओर से जानकारी दी गई। उसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसा हड़पना था।
इसी के लिए उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी। बिहार पुलिस ने रिया पर सुशांत को अपने घर ले जाकर दवाओं का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा हलफनामे में कहा गया है कि मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद भी बिहार पुलिस को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत है। तो क्या कुछ जानकारी है वो जरा आप देखिए। सुशांत केस में हलफनामा क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आप देखिए। इस जांच से कई राज खुलेंगे ऐसी उम्मीद है। साथ ही ये भी बताया गया है कि बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। मामले में मुंबई पुलिस ने कोई संगीन मामला दर्ज नहीं किया था और इसी की संवेदनशीलता देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो चलिए, बिहार पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक किए अनुसंधान से जुड़ी केस डायरी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इधर अब इस मामले में सीबीआई अनुसंधान शुरू हो गई है और इस मामले में आगे क्या होगा, इस बाबत बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसके भारद्वाज से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। जो भी फैक्ट्स उनके सामने थे, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से पता लगे या जो बिहार पुलिस की टीम बाहर गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए, उस सब फैक्ट्स के आधार पर मुझे लगता है कि हलफनामा दिया गया होगा। जो एफआईआर है वो पटना में लॉन्च हुआ, बिहार सरकार ने अनुशंसा की, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो तो आईपीसी के जो धाराएं हैं उसके तहत अनुसंधान कर रही थी चीज़ों को यूडी केस दर्ज करके। तो फिर इसमें ये तर्क देना कि अभी सीबीआई जो है उन्हें जांच नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, बिहार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है 153 आईपीसी में और जो महाराष्ट्र पुलिस है उसने 174 में इंक्वायरी की है और जो सीबीआई है उसने बिहार सरकार की अनुशंसा के आधार पर इस केस को टेक ओवर कर लिया है। इसलिए अब महाराष्ट्र से किसी प्रकार की इंक्वायरी जो चल रही है, मतलब क्योंकि एफआईआर वहां नहीं हुआ, इसलिए वहां से कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है और जो जुरिस्डिक्शन है सीबीआई की वो उसका पूरा भारतवर्ष है। भारतवर्ष से बाहर भी जाकर के सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब कोई इस केस में बाधा नहीं है। क्या लगता है सर कि कब तक सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत को, उनके परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्योंकि लगातार जो मामला है वो काफी उलझता जा रहा है, ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी अब अनुसंधान शुरू कर दी है। कब तक ये पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, क्या लगता है, आपके अनुभव से क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर इसका ज्यादातर जांच तो मुंबई से रिलेटेड है और काफी बिंदु जो है वो अभी तक जांच किए जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई अपनी जांच बिल्कुल नए सिरे से करेगी। जितने भी गवाहों का बयान मुंबई पुलिस ने लिया है या बिहार पुलिस ने लिया है तो उन सब का बयान दोबारा से लेगी और जितने भी खातों के अंदर लेन देन और जो भी उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है उस सब की भी जांच करेगी। ईडी भी उसकी जांच कर ही रही है, तो ईडी का भी सहयोग डेफिनेटली उनको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस केस का पटाक्षेप होगा और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये सुसाइड है, अबैटमेंट टू सुसाइड का केस है या मर्डर का केस है। और दिशा सालियान के केस तक भी मुझे लगता है कि सीबीआई जरूर पहुंचेगी, क्योंकि उसके बाद से ही रिया चक्रवर्ती ने उनको छोड़ा है, 8 तारीख के बाद से ही, और बातचीत करना बंद किया है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके तार उस केस से भी जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पूरी बातचीत आपको सुना रहे थे, क्या कुछ चल रहा था आपने इस दरमियान देखा। तो लगातार बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने अपनी चिंता और गंभीरता जताई है और प्रमुखता से इस पूरे मामले पर काम किया है। साथ ही आपको बताएं कि पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन मुक्त किए जाने पर बिहार के डीजीपी ने बीएमसी को धन्यवाद कहा है। न्यूज 18 से बातचीत में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सीबीआई की जांच से सुशांत सिंह केस में न्याय मिलेगी। बिहार पुलिस के दबाव के बाद बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को रिलीज किया है। डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे। सर, बात करते हैं गुप्तेश्वर पांडे सर से। सर आप लोगों ने जो लेटर लिखा उसके बाद बीएमसी रिलीज किया, तो मैं धन्यवाद देता हूं बीएमसी को। अब इसमें बोलने के लिए और क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार लेटर लिखा गया था आईजी के द्वारा। कल आपने कहा कि अगर रिलीज नहीं करेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटाएंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रेशर का जो है असर हुआ है बीएमसी पे? नहीं, छोड़ दिया ना भाई, बात खत्म हो गई ना, उनको धन्यवाद दिया। अब इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? जो बोलना है बहुत पहले बोल चुका हूँ सब।
लेकिन सबसे अहम बात है कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच भी करना शुरू कर दी है। आपसे जो सहयोग मांगेगी, बिहार पुलिस से जो सहयोग मांगेगी, इन्वेस्टिगेशन जो है काफी महत्वपूर्ण रहा बिहार पुलिस का, वो सुपुर्द करेंगे, आप लोग देंगे, सहयोग करेंगे, प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस है फॉलो करेंगे। लेकिन सर क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि रिया चक्रवर्ती अब भाग रही है, पहले वो मांग कर रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, अब वो बचना चाह रही है सीबीआई से, सीबीआई के अनुसंधान से, ईडी के अनुसंधान से। अब उस पर टिप्पणी करने से क्या फायदा है, अब तो सीबीआई देखेगी। लेकिन सर रिया चक्रवर्ती के वकील ने साफ तौर पे कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं हो जाता, सीबीआई को जांच नहीं शुरू करनी चाहिए। इस पर मेरी टिप्पणी देना कौन जरूरी है? लेकिन फिर भी सर क्या कहा जाए, जिस तरह से बिहार पुलिस ने अनुसंधान किया, कितना महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस का अनुसंधान सीबीआई के लिए, इस पूरे मामले के लिए? ये नहीं बताया जा सकता आपको ना, ये सही जगह पर, सही समय पर, सही संस्था को, सही व्यक्ति को बताया जाएगा। एक बात सबसे महत्वपूर्ण रही सर, आप इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से लगातार फॉलो कर रहे थे, आपका दिशा निर्देश देखने को मिल रहा था, आपने कहा हर हाल में सुशांत को न्याय दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना के बड़े, सुशांत तो बिहार का बेटा था, भारत का बेटा था, पूरे देश की जनता यही चाहती है। हम कौन नई बात चाह रहे थे, पूरा देश यही चाहता है, हम भी वही चाह रहे थे, अब उम्मीद बन गई है। क्या लगता है सर सीबीआई न्याय दिला पाएगी सुशांत को? अब हमसे बेकार जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। आपने अपने एक इंटरव्यू में न्यूज 18 को कहा था कि अब उम्मीद है, आपने ट्वीट भी किया कि अब उम्मीद है कि सीबीआई सुशांत को न्याय दिलाएगी। हमें तो पक्का उम्मीद है और देश को भी उम्मीद है। चलिए, ये डीजीपी बिहार हैं गुप्तेश्वर पांडे, जो बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती मामले में सुशांत सिंह का जो मामला है, उस पूरे मामले में जिस तरह से घटनाक्रम हुई, जिस तरह से आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटाइन कर लिया, अब ये बीएमसी को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही ये भी कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो सुशांत और उनके परिवार को निश्चित रूप से न्याय दिलाने में कामयाब रहेगी। बिहार पुलिस का अनुसंधान जो है वो सीबीआई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बारिश और बाढ़ के बीच बिहार की तमाम नदियां उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के आसपास है। भागलपुर से लेकर राजधानी पटना तक गंगा उफान पर है। पटना के गांधी घाट में गंगा में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। राज्य की प्रमुख नदियां कोसी और गंडक का जहां तेवर कम होने लगा है, वहीं गंगा पूरे सवाब पर है। कहलगांव में गंगा जहां लाल निशान के पार कर गई है, वहीं राजधानी पटना के गांधी घाट में भी देखिए कि गंगा अपने रौद्र रूप में है और लगातार जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो 14 से 16 सेंटीमीटर तक जो जलस्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। कहा भी जाता है कि अगस्त माह में गंगा का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता है और एक खतरा बरकरार रहता है। हालांकि खतरे के निशान से गांधी घाट के पास अभी गंगा जो है पीछे है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां पर अभी खतरा मंडरा रहा है। राहत की बात यह है कि पुनपुन के साथ साथ जो सोन नदी है उसमें जलस्तर में खासा वृद्धि नहीं हुई है, जिसको लेकर जो देख सकते हैं जो आसपास के इलाके हैं वहां पर फिलहाल इस तरह का डर नहीं है। लेकिन गंगा जो है गांधी घाट पर खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है और जो गंडक बराज है उसमें पानी का डिस्चार्ज कम होने लगा है, जिसको लेकर बाकी नदियां जो है जिस तरह से उफान पर थी उसमें तो कमी आने लगी है, लेकिन गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। जाहिर है लोगों में एक तरह से दहशत भी है और जो जल आयोग की टीम है या फिर गोताखोर तमाम लोग गांधी घाट के साथ साथ एनआईटी घाट पर लगातार कैंप करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बीते 1.5 महीने से जलजमाव से लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। जलजमाव के चलते ज्यादातर इकाइयों में उत्पादन ठप है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। जिला उद्योग केंद्र भी डूबा हुआ है। इलाके के मजदूरों और उद्यमियों से बात की हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। पूरा अंदर में पानी चला गया है, तो अभी भी काल मशीन से सफाई किया है। अभी उत्पादन शुरू हुआ है कि अभी? उतना पहले जैसा नहीं है। काम करने में दिक्कत हो रही है, पाँव में घाव हो जा रहा है, यही सब परेशानी है। तबीयत भी खराब होता है। यही सामने उद्योग विभाग का कार्यालय है। उद्योग विभाग का कार्यालय नहीं खुल रहा है, पानी घुसा हुआ है। सारा कारोबार औद्योगिक क्षेत्र का बंद है। मजदूरों को जो यहाँ काम मिलता था वो काम बंद है। सभी फैक्ट्री में पानी है, जान माल का नुकसान है।
बेला औद्योगिक क्षेत्र के जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां के मजदूरों को सुन रहे थे, सुपरवाइजर को सुन रहे थे कि लगभग 1.5 महीने से जो यह पानी है, अब यह पानी काला होने लगा है। तो जाहिर है पानी काला हुआ, गंदा हुआ तो मजदूरों को परेशानी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। कुछ मजदूर बता रहे थे कि उनके पैर सड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ज़रा दूर तक देखिए कि ये औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला रास्ता है, इधर से ही प्रवेश करने वाला रास्ता है। जाहिर है कि बाहर की गाड़ियाँ या फिर बाहर के जो खरीदार होते हैं वो नहीं आते हैं, पार्टी नहीं आते हैं। तो बारिश ने इस साल उत्पादन को काफ़ी प्रभावित किया है और जो बेला का यह औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ काफ़ी क्षति हुई है। परेशानी तो लोगों को हुई ही है, उत्पादन और यहाँ की व्यवस्था को भी काफ़ी क्षति पहुँची है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की संख्या 14 लाख के करीब हो गई है। जिले में बाढ़ से प्रभावित 14 प्रखंडों के सैकड़ों परिवार नेशनल हाईवे और ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। कई इलाकों में सरकारी मदद नहीं मिलने से लोग बेहाल हैं। NH57 का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अभी हम हैं NH57 पर। ये मिठन सराय का इलाका आप देख रहे हैं। जो NH57 का एक लेन है पूरी तरह बाढ़ पीड़ितों के कब्जे में है और इनके घरों में जब पानी आया है तो इस वजह से एक लेन पर पूरी तरह ये लोग अपना आशियाना बनाए हैं और परिचालन भी गाड़ियों का एक लेन पर ही हो रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो बूढ़ी गंडक नदी का पानी है वो इलाके में बड़े इलाके में फैला है। इस वजह से NH57 लोगों के लिए आप कह सकते हैं एक सहारा बनकर आया है। एक लेन पे आप देख रहे हैं किस प्रकार गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, लेकिन दूसरी लेन पर पूरी तरह परिचालन बाधित है और जो बाढ़ पीड़ित हैं लगातार NH57 पर ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 14 ब्लॉक में बाढ़ का पानी है और तकरीबन 14 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। इलाके के एक बड़े क्षेत्रफल में पानी आया है और जो जिला प्रशासन द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी से बाहर निकल कर आ रहे हैं उन्हें मदद पहुंचाई जाए। मदद सभी लोगों को मिल पा रही है क्या? देखिए, सरकार का क्या मदद है, नहीं मदद है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ जो हमारे यहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनमें 80% लोगों को प्लास्टिक का ये पन्नी मिला है, 20% लोगों को अभी भी नहीं मिला है। भोजन दोनों शाम मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो हमारे फ्लड के भीतर रह रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत तो यहाँ दिक्कत है, हर तरह की दिक्कत है। प्लास्टिक दे दिए हैं, प्लास्टिक तान करके लोग रह रहे हैं, वो भी फट गया है। खाना दोनों शाम मिल रहा है, सही है, लेकिन उसके अलावे कोई भी दूसरा कोई सुविधा हो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बच्चे लोग इसी तरह देखिए किस तरह बगवा रहे हैं, टीचर लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी समस्या बनी हुई है। क्योंकि एक पखवाड़े से इस इलाके में बूढ़ी गंडक नदी का पानी है और लोग इसी तरह NH57 पर आशियाना बनाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन बड़े इलाके में पानी रहने की वजह से अब भी सूखे राहत की मांग की जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार के कई जिले आज भी बाढ़ की चपेट में हैं। इस भीषण बाढ़ के चलते सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ। उनकी खेती से इस आपदा की, जी हां, उनकी खेती भी इस आपदा की भेंट चढ़ गई। लेकिन सरकार अब इन किसानों को राहत देने की तैयारी में है। कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन के हिसाब से अब तक 7,76,000, जी हां, 7,76,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ। फिलहाल अभी और आकलन किया जा रहा है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद किसानों को जल्द ही सरकार राहत देने की दिशा में फैसला लेगी। 7,76,293 हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है और अब आगे हम वास्तविक आकलन करेंगे। ये तो मतलब हम लोगों ने एक कुल मिलाकर माने प्रारंभिक तौर पर आकलन हुआ है। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।